बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें बेटा आज हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बेटा बोहर के एटॉमिक मॉडल का इस्तेमाल करके रेडियस कैलकुलेट किया गया एक इलेक्ट्रॉन का जो किसी भी ऑर्बिट में एन ऑर्बिट का मतलब जनरल ऑर्बिट। यहाँ पे एन जो है बेटा ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसकी हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जनरल जो है बेटा वो डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन का इस्तेमाल से हम बेटा किसी एक इलेक्ट्रॉन जो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसका हम रेडियस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एटम है उसके सेंटर में बेटा जो है वो न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के गिर्द जो है बेटा वो ऑर्बिट होते हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन बेटा जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हम एक एक्सप्रेशन बेटा जो है वो कैलकुलेट करेंगे, जिस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का जो फासला है बेटा, अगर हम देखें तो हर सर्कल का अपने सेंटर से जो है वो फासला वो रेडियस कहलाता है। तो हम ये रेडियस जो है बेटा वो कैलकुलेट करेंगे। तो आज हमने करनी है डेरिवेशन फॉर द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में, यानी कि हम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी ऑर्बिट है उस ऑर्बिट के लिए जो है वो हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे उस ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ पे हम जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं बेटा ये जनरल डेरिवेशन है, इसलिए हमने nth ऑर्बिट जो है ना वो लिया है कि ये कोई भी हो सकता है, पहला ऑर्बिट हो सकता है, ये दूसरा ऑर्बिट हो सकता है, ये तीसरा ऑर्बिट हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन ऑफ द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बेटा यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है और ये ऑर्बिट जो है बेटा ये किसके गिर्द है, ये इस न्यूक्लियस के गिर्द है, इस न्यूक्लियस के गिर्द है। अब ये एक एटम हम कंसीडर कर रहे हैं, जिस एटम में एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज ई है वो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। अब बेटा हम जानते हैं न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और हम जानते हैं प्रोटॉन्स जो हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज प्रोटॉन के ऊपर कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये चार्ज जो है बेटा ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी नेगेटिव में उतनी ही प्रोटॉन पे चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है जी ई, पॉजिटिव प्रोटॉन का चार्ज है। और जी जो यहाँ पे बेटा हम इस्तेमाल कर रहे हैं जी जो है बेटा ये एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो एटम के न्यूक्लियस में एक तो बेटा नहीं ना होगा प्रोटॉन, उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं उनको हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में जिसका रेडियस आर है, आर इसका रेडियस है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बेटा इसको न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन है, जी एटॉमिक नंबर के बराबर, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट में वेलोसिटी v के साथ, और इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है। तो ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अब बेटा हमने इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगानी है। अल्टीमेटली हम कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कूलम लॉ। क्या इस्तेमाल करेंगे, कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। कूलम्स लॉ आपने 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या
रिपल्शन। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपोजिट चार्जेस की, तो हम यहाँ पे कहेंगे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू के, बेटा ये कांस्टेंट है, ठीक है, के क्या है, ये कांस्टेंट है, और Q1 एक चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, उनकी मैग्नीट्यूड, इन दोनों मैग्नीट्यूड का मल्टीपल होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा जब हमने के की वैल्यू पुट की तो के की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब आपने बात को गौर से समझना है, Q1 क्या है हमारे पास, ये Q1 ZE प्लस है, तो हमने यहाँ पे ZE प्लस लिख दिया। Q2 क्या है, ये E नेगेटिव, यही दो फोर्सेस चार्जेस हैं ना जो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे लिख दी। और आर स्केयर बेटा क्या है, ये फासले का स्केयर है, उनके दरमियान में फासला कितना, दो चार्जेस के दरमियान में आर, तो हमने क्या लेना है, उसका स्केयर लेना है, तो ZE स्केयर ओवर आर स्केयर बन जाएगा हमारे पास। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब हमने इसको लिखा कंबाइन करके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगी ZE स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। क्योंकि बेटा आपने याद रखना है कि हमने इनकी माइनस पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को फोकस नहीं करना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 वो चार्ज की मैग्नीट्यूड है, वो चार्ज की नोयत नहीं है कि वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है। तो यहाँ पे हमने कहा कि वो दोनों की मैग्नीट्यूड, चाहे वो प्रोटॉन पे चार्ज है चाहे वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, होगा साइन अपोजिट होगी, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, मैग्नीट्यूड में वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए हमने लिखा ZE स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू आ गई, साथ में आर सी, यानी कि हमने इस फैक्टर को और इस फैक्टर को कंबाइन करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने कंबाइन करके लिख दिया। तो ये मैं हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गई, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारे पास आई है वो आई है बेटा ZE स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर। अब यहाँ पे हमें सारे फैक्टर्स की समझ आ गई है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये बेटा परमिटिविटी है वैक्यूम की, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर जॉल पर मीटर। अब बेटा आपने एक बात याद रखनी है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये किस फोर्स से मूव कर रहा होता है, इसकी फोर्स बराबर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से। के सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती है जो फोर्स एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती रहती है। अब हम जानते हैं कि जब सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स जो है वो लग रही होती है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है बेटा, ये डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड में उसके बराबर होती है। तो हम कहेंगे कि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा, यानी कि सर्कल में मूव करेगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है, और उसी दौरान अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ख़त्म हो जाए, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में लग रही है तो ख़त्म हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब है कि वो बाहर किस फोर्स से जाएगा, वो बाहर जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। यानी कि अगर हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना वो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे किस सूरत में है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सूरत में यहाँ पे एक्ट कर रही है। तो अल्टीमेटली फिर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की शक्ल में यहाँ पे एक्ट कर रही है, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी बेटा वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में अपोजिट होगी, और उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, वो mv स्केयर ओवर r के बराबर है। अब हम कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होती हैं, दोनों क्या होती हैं, मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमने इसको और इसको कंपेयर कर दिया, यानी कि दोनों को एक दूसरे के बराबर यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि एक फोर्स वो दायरे में घुमा रही है, एक उसको बाहर लेके जाने के लिए एक्ट कर रही है, लेकिन ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर होंगी। तो जब इनको हमने बेटा एक दूसरे के बराबर कहा, तो ये जो ZE स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्केयर था, इसका एक आर इस आर से कैंसिल हो गया, तो पीछे एक आर रह गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर
3 आ जाएगी हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 में देखो तो आर एम वी स्केयर इज इक्वल टू जी ई स्केयर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रह गया हमारे पास। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में हमें चाहिए रेडियस की वैल्यू, आर की वैल्यू, तो हम इस आर को यहाँ पे ले गए, हम इस आर को इधर ले आए और इस एम वी स्केयर फैक्टर को हमने इधर बटे के नीचे ला के लिख देना है। तो ये हमने आर की वैल्यू लेने के लिए इसको मैथमेटिकली जो है वो चेंज करेंगे। तो हमने इसको मैथमेटिकली जब चेंज किया तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गई, ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। अब बेटा ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा ना, ई जो है चार्ज की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है वो भी सेम रहेगी हर जगह पे। तो अब बेटा जब हमने यहाँ पे देखा तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, लेकिन वी स्केयर वेलोसिटी जो है ना ये हर ऑर्बिट की एक जैसी तो नहीं होगी। तो वेलोसिटी जो है बेटा वो किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड करती है उसके रेडियस पे। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, यानी कि यहाँ पे हमें इन दोनों के दरमियान में रेडियस के और वेलोसिटी के दरमियान में इन्वर्स रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस जो है होता है वो स्केयर ऑफ वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हमने कहा रेडियस ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द वेलोसिटी, स्केयर ऑफ इट्स वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, यानी कि न्यूक्लियस से दूर होने का क्या मतलब है कि जितने दूर ज़्यादा वाले वो ऑर्बिट में होगा, जितना दूर होगा यानी कि अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो वो स्लो होगा। यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट जो इसके करीब है, ये दूसरा ऑर्बिट इससे दूर है और तीसरा ऑर्बिट न्यूक्लियस से और ज़्यादा दूर है। अगर हम देखें तो पहले ऑर्बिट का रेडियस कम है, दूसरे का रेडियस ज़्यादा है, तीसरे का रेडियस जो है वो और ज़्यादा है। तो जिसका रेडियस ज़्यादा होगा R3 हम इसको कह देते हैं, तीसरे शेल का रेडियस जिसका ज़्यादा होगा उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम होगी, इस रिलेशनशिप के मुताबिक। इसके बाद का ये मतलब है। अब बेटा इसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है जी हमारे पास सही आ गया। अब हम बात करते हैं कि अगर एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने दोबारा से ये एटम बनाया, ये इसके गिर्द पहला ऑर्बिट बनाया, ये दूसरा ऑर्बिट बना दिया। अब इस दूसरे ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन था, इसका रेडियस जो है ना वो R1 है, R1 है। अब एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा था, अब उसने जंप किया, वो दूसरे शेल में चला गया। इसका मतलब दूसरे शेल में चला गया तो क्या हुआ, वो न्यूक्लियस से दूर नहीं चला गया, रेडियस उसका बढ़ नहीं गया। जब रेडियस बढ़ गया तो इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा, वो किसी भी एटम का हो, आपकी बुक में सिर्फ हाइड्रोजन लिखा हुआ है लेकिन आपने बात याद रखनी कि वो किसी भी एटम में हो, तो जब वो अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो हायर ऑर्बिट में मूव करने से क्या होगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगा। उस ऑर्बिट का रेडियस बड़ा हो ज़्यादा होगा तो ये रेडियस ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब है जब वो बड़े ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर वो स्लो स्पीड से मूव करेगा, स्लो स्पीड से मूव करेगा। तो ये बात लिखी हुई है हाइड्रोजन एटम के लिए, लेकिन ये किसी के लिए भी लिख सकते हैं कि इफ़ हाइड्रोजन एटम हैज़ मैनी पॉसिबल ऑर्बिट, अगर उसमें एक से ज़्यादा ऑर्बिट होंगे तो फिर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू हायर ऑर्बिट के, अगर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होता है लोअर से हायर ऑर्बिट में जाता है तो मेक्स इट मूव विद लेस वेलोसिटी, तो फिर वो मूव करेगा लेस वेलोसिटी के साथ। अब बेटा वेलोसिटी जो कि हर ऑर्बिट के लिए एक जैसी नहीं है, तो इसलिए हर ऑर्बिट में मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक जैसी नहीं है। तो इसलिए बेटा हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे वेलोसिटी का फैक्टर रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है। वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट नहीं है, एटम के अंदर हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो वेलोसिटी वाला फैक्टर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इसलिए वो कहता है कि हम वेलोसिटी को डिटरमिन करना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम तो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी हम नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस वेलोसिटी वाले फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करना है वेलोसिटी को इक्वेशन नंबर 4 में से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बोहर का फोर्थ पास्टुलेट इस्तेमाल करेंगे। वो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो इस इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के। तो हमने लिख दिया mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें v की वैल्यू चाहिए। तो हमने कहा कि v जो है ना इसके साथ m और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
m भी मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ और r भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों इधर आके डिवाइड हो गए, तो हमारे पास आ गया v इज़ इक्वल टू NH/2 तो पहले था, m और r इधर से आ गए क्योंकि v चाहिए हमें, तो mr आ गया, तो ये बन गया v इज़ इक्वल टू NH/2 अब बेटा अगर हम इक्वेशन नंबर 4 में देखें तो यहाँ पे तो हमारे पास जो है वो v स्क्वायर है, लेकिन हमें इस इक्वेशन में जो वैल्यू मिल रही है वो v की मिल रही है। तो अब साइंसदान कहते हैं कि वी स्केयर की वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या कर दिया, हमने इस इक्वेशन का स्केयर ले लिया, यानी कि हमने इस पूरी इक्वेशन का क्या ले लिया, स्केयर ले लिया। जब हमने स्केयर लिया तो हर फैक्टर का स्केयर आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास वी स्केयर की वैल्यू आ गई, इसको उठा के हमने पुट कर देना है यहाँ पे वी स्केयर की जगह पे। जब हमने इसको वी स्केयर की जगह पे पुट किया तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इस इक्वेशन में कुछ चीज़ें हैं, कुछ फैक्टर हैं जो कैंसिल होते हैं। जिस तरह यहाँ पे आर था, इस इक्वेशन में हमने वी स्केयर की जगह पे वैल्यू पुट की है ना, तो आर जो था वो इस आर स्केयर से कट गया, यहाँ पे 1 रह गया। 1 रहने के बाद ये इक्वेशन रह गई हमारे पास, 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस तरह बेटा m से एक m कैंसिल हो गया m स्केयर से। ये हमारे पास जो है वो रिमेनिंग जो चीज़ें रह गई वो ये रह गई। ठीक है, अभी हमने इनका जो है ना वो रेसिप्रोकल ले लिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे r था, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर करनी पड़ेगी, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, उल्ट करना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूँ तो बेटा ये इस r को मैं इधर ला के डिवाइड करूँ तो करता हूँ 1 के नीचे इस r को, तो मेरे पास आ जाएगा 1/r इज़ इक्वल टू ZE स्केयर पाई m ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्केयर h स्केयर। अब बेटा जैसे आप लोग जानते हैं कि मुझे तो r की वैल्यू चाहिए, 1/r की तो नहीं चाहिए, तो मैंने इसको क्या किया, r/1 कर देना है। मैंने इसको क्या कर देना, r/1 कर देना है। जब मैंने इसको r/1 किया तो अल्टीमेटली उसके जो कंपैरेटिव फैक्टर होंगे वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो ये नीचे वाले फैक्टर ऊपर चले जाएंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। तो r/1 करने से मैंने ये वैल्यू जो है वो निकाल ली है। अब इक्वेशन नंबर 5 बेटा जो है ना, ये इसमें हमारे पास ये है रेडियस, किस इलेक्ट्रॉन का है जी, उस इलेक्ट्रॉन का है जो nth ऑर्बिट में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ ऑर्बिट नहीं बताया, हमने उसको बताया n स्केयर। n स्केयर क्या है, ये ऑर्बिट का नंबर होगा। अगर हमने पहले शेल में बेटा, पहले शेल में अगर हमने वैल्यू फाइंड करनी है कि वो इलेक्ट्रॉन पहले शेल में रिवॉल्व कर रहा है, तो हम n की जगह पे 1 पुट कर देंगे। अब वो कहता है कि अगर हमारे पास z जो है ना वो 1 होगा, कब 1 होगा, एटॉमिक नंबर, जब हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, क्या है, हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हमने यहाँ पे z की वैल्यू 1 पुट की, तो हमारे पास ये रेडियस वाली इक्वेशन बेटा ये आ जाएगी। इसको हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट h स्केयर फॉर पाई m ई स्केयर। पाई m ई स्केयर, इसमें हमें n अलहदा कर लिया क्योंकि n यहाँ पे चेंज हो रहा है, बाकी सारे ये फैक्टर कांस्टेंट है। n जो है ना यहाँ पे वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। आपने बात याद रखनी है कि n यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है, यानी कि ये इक्वेशन जो है ना वो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की है जो कि n और nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट बेटा जनरल है, कोई भी ऑर्बिट हो सकता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट को बता रहा है। यानी कि अगर मैंने एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मालूम करनी है जो पहले शेल में है, तो मैं n की जगह पे 1 लिख दूंगा, 1 का स्केयर आ गया। अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन की मैंने वैल्यू रेडियस निकालना है जो दूसरे शेल में होगा, तो उसके लिए मैं 2 लिख दूंगा n की जगह पे, यानी कि n पे हम की जगह पे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट लिखते जाएंगे, और ये सारे फैक्टर जो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से हर ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन का रेडियस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने जी की वैल्यू क्या पुट की है, 1 पुट की है। इसका मतलब जी की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है। तो हम हाइड्रोजन में जिस मर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, हम उसकी वैल्यू रेडियस निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं। इस तरह अगर हमने किसी और एटम में जो है ना वो किसी इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालना है, तो हम उसके लिए जी की जगह पे उस एटम का, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पुट कर देंगे। बेटा वो कहता है जी अगर हमारे पास 1 हो, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थी अल्टीमेटली। अब वो कहता है ये जो इक्वेशन 6 है ये हमें हाइड्रोजन एटम का रेडियस बता दिया। हाइड्रोजन एटम का जो रेडियस है ना बेटा, वो उसके ऑर्बिट के स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये सारे फैक्टर तो कांस्टेंट होंगे। तो हम यहाँ पे हमें एक रिलेशनशिप मिलता है, वो क्या है, r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
एन स्केयर। एन क्या है, एन है जी नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के स्केयर के बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि हायर द ऑर्बिट मोर ऑफ इट्स रेडियस, के जितना ज़्यादा बड़ा ऑर्बिट होगा उतना उसका रेडियस बड़ा होगा, उतना ज़्यादा रेडियस होगा। ये जो पैरामीटर है बेटा ये जो है ना ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं। तो हमने इन कांस्टेंट फैक्टर की वैल्यू पुट की, अभी हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एच स्केयर प्लांक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है। इन सब की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमारे पास जवाब आएगा 0.529 एंगस्ट्रम या 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। तो इनकी वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ पे इसकी जगह पे ये जो है फैक्टर इनकी जगह पे ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। ये फाइनल इक्वेशन है जिससे हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब वो कहता है कि ये हाइड्रोजन के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखें तो इसमें इस वैल्यू में बेटा इस यहाँ पे हमने जी नहीं लिखा हुआ, एटॉमिक नंबर नहीं मेंशन किया हुआ, एटॉमिक नंबर हमने 1 कंसीडर किया हुआ है, और एटॉमिक नंबर 1 जो होता है बेटा वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए होता है। तो हाइड्रोजन एटम के ही पहले 5 ऑर्बिट की बेटा आप यहाँ पे जो है ना वो वेलोसिटी सॉरी रेडियस निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ये एक इक्वेशन जो है वो आ गई है। अब ये फाइनल इक्वेशन है हाइड्रोजन के लिए। अब बेटा हमने कहा कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन की हमने जो है वो वैल्यू रेडियस निकालना है जो पहले ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसके लिए हम रेडियस को कहते हैं R1। R1 का मतलब है पहले ऑर्बिट का रेडियस। तो यहाँ पे हम इसको n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो ये सारा फैक्टर एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास जो रेडियस आएगा पहले ऑर्बिट का वो 0.529 एंगस्ट्रम आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहले ऑर्बिट का रेडियस आ गया। हम हमें कहते हैं जी हमने दूसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है, उसके लिए हमारे पास n की वैल्यू फिर 2 आ जाएगी, तो हम n स्केयर की जगह पे इसी इक्वेशन में 2 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास ये दूसरे ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा। इस तरह हम तीसरे ऑर्बिट का रेडियस निकालने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं। जब हमने तीसरे ऑर्बिट का रेडियस निकाला तो n की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 पुट की तो ये रेडियस हमारे पास तीसरे ऑर्बिट का आ गया, और उसको कहेंगे R3 के तीसरे ऑर्बिट का रेडियस। जब हमने बेटा चौथे ऑर्बिट का रेडियस निकालना है तो उसके लिए हम n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे, तो 4 यहाँ पे 4 n का स्केयर आ जाएगा, n का स्केयर 4 का स्केयर हो गया, तो हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 8.4 एंगस्ट्रम आ जाएगा। इस तरह अगर हमने बेटा 5वें ऑर्बिट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम n की जगह में 5 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो है ना वो 5वें ऑर्बिट का रेडियस आ जाएगा, और उसको हम कहेंगे R5। अब बेटा जब हमने इन सारे रेडियस को आपस में कंपेयर किया तो हमें पता चला कि जिस जिस तरह हम ऑर्बिट बढ़ा रहे हैं, ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है यानी कि न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, उस तरह वो साइज़ में बड़ा होता जा रहा है। इसका मतलब उसका रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये बात तो हमें वादल लफ्ज़ों में बेटा पता भी है कि ये अगर न्यूक्लियस है इसके गिर्द जो पहला ऑर्बिट है ये छोटा होता है, उसके बाद दूसरा ऑर्बिट उससे बड़ा होगा, तीसरा ऑर्बिट उससे भी बड़ा होगा। तो ये ऑर्बिट बढ़ता है तो बेटा उसका रेडियस भी तो बढ़ता है ना। एक बात हमें ये भाई यहाँ से पता चल गई। दूसरी बात ये है कि जो रेडियस शेल्स के दरमियान में फासला है वो भी बढ़ जाता है, जो शेल्स के दरमियान में फासला है वो भी बढ़ जाता है। यानी कि अगर हमारे पास एक यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द ये पहला शेल है, तो इससे दूर दूसरा शेल होगा, और उससे भी ज़्यादा दूर जो है वो तीसरा शेल होगा। यानी कि ये इस तरह फासला जो है शेल्स के दरमियान में भी बढ़ता जाता है, इसलिए रेडियस बढ़ता जाता है। अगर हम बेटा रेडियस के दरमियान में डिफरेंस निकाल लें तो R2 - R1 जो है ना वो हमारे पास कम वैल्यू आएगी, R2 - R1 की वैल्यू कम आएगी, और डिफरेंस कम आएगा R3 और R -R2 से, और R4 - R3 से इसका डिफरेंस जो है वो कम आएगा। तो ये डिफरेंस जो है ना वो भी इक्वल नहीं होता, इक्वली स्पेस्ड ऑर्बिट एक दूसरे से नहीं होते। तो बेटा ये जो टॉपिक है ये आपने तैयार करना है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसकी डेरिवेशन को आपने बेटा जो है ना वो तैयार करना है। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको एनर्जी की डेरिवेशन करवाऊँगा, लेकिन तब तक आपने इसकी डेरिवेशन को बेटा जो है ना रेडियस की डेरिवेशन को आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, ठीक है। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।